Hello students, now come to the last lecture of the chapter direct and bending stress। जैसा कि हमने डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में कहाँ तक देख लिया था कि इसेंट्रिसिटी विद इन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, कॉलम, मतलब कि किसी कॉलम में आपको अगर इसेंट्रिक लोड लगेगा तो उसके कारण क्या कंबाइंड स्ट्रेस होंगे, किसी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कॉलम में या फिर किसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कॉलम में अगर एक्सियली लोड नहीं लगेगा यानी एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस पे अगर लोड लगता है तो उस लोड के कारण आपका क्या होगा कि एक मोमेंट क्रिएट होता है और उस मोमेंट के कारण आपका बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होगा और बेंडिंग स्ट्रेस भी क्रिएट होगा और साथ साथ वो लोड के कारण आपका डायरेक्ट स्ट्रेस भी क्रिएट होगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन वहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो था आपका कॉलम का केस जिसमें कि हमने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी देख लिया और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी देख लिया। अब ये कंबाइंड स्ट्रेस हम जो फाइंड आउट आगे करने वाले हैं वो है चिमनी। चिमनी क्या होता है? चिमनी आर द टॉल स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू हॉरिजेंटल विंड प्रेशर। और ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? तो इट इज़ थ्रू द चिमनी स्मोक गोज अप इनटू द एयर। मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी स्मोक्स जो भी क्रिएट हो रहे हैं उसको एयर पे छोड़ने के लिए हम चिमनीज़ का यूज करते हैं। ठीक है, चिमनी आप देखते ही होंगे कि बाहर में जो लंबे लंबे टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो स्ट्रक्चर आइदर सर्कुलर भी होते हैं और रेक्टेंगुलर भी होते हैं। ठीक है, तो अब इस चिमनी में कैसे कंबाइंड स्ट्रेस हम निकालेंगे या चिमनी में हम बेंडिंग स्ट्रेस कैसे क्रिएट हो जाता है ये फाइंड आउट यहाँ पर करते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ चिमनी में आएगा कैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सपोज कि ये आपका चिमनी है। ठीक है, ये आपका चिमनी है। चिमनी अब क्या, चिमनी तो ऑब्वियसली ये एक हॉलो स्ट्रक्चर ही होगा ना, क्योंकि यहाँ इसके अंदर से आपको क्या करना है, एक अंदर से इसका स्मोक निकलेगा। ठीक है, तो ये एक हॉलो स्ट्रक्चर हो गया और इट कैन बी सर्कुलर और इट कैन बी रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अब ये आपका चिमनी है। ठीक है, लंबा स्ट्रक्चर, टॉल स्ट्रक्चर है। अब इस चिमनी में आपको क्या हो रहा है, एक तो इसका खुद का सेल्फ वेट होगा, ऑब्वियसली इसका सेल्फ वेट होगा कुछ, तो जो सेल्फ वेट होगा वो किसके एक्सिस के अबाउट एक्ट करेगा, इसके ऑन एक्सिस, यानी ये एक्सियली एक्ट करेगा। ठीक है, इसका सेल्फ वेट जो है वो एक्सियली एक्ट करेगा, यानी इस वेट के कारण क्या हो गया, इसका सेल्फ वेट के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस इसमें कैसे प्रोड्यूस होगा? तो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ अब टॉल स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या होगा, विंड प्रेशर भी तो लगेगा ना। ठीक है, तो विंड प्रेशर जो लग रहा है तो ये विंड प्रेशर एक तरह से क्या हो रहा है कि यूडीएल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अब ये यूडीएल बिहेव कर रहा है तो यूडीएल का हमने क्या बताया था कि अगर कोई किसी अगर बीम में यूडीएल अगर लगता है तो इस किसी बीम में अगर यूडीएल आपको लग रहा है, एक मिनट, हाँ, यूडीएल अगर आपको लग रहा है थ्रू आउट द बीम तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पर एक्ट होता है, इसके मिड पे। ठीक है, तो सिमिलर टू दैट ये आपका विंड प्रेशर थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द इसका लेंथ, थ्रू आउट द हाइट ऑफ द चिमनी इसके एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये कहाँ, इसका रिजल्टेंट कहाँ पर एक्ट करता है वो हम मानेंगे, तो इसके मिड पे। ठीक है, सपोज कि ये अगर आपका हाइट h है, ये अगर आपका हाइट h है तो ये इसका रिजल्टेंट कहाँ पर एक्ट करेगा, h/2 पे। ठीक है, h/2 पे एक्ट करेगा। तो अब सपोज कि ये आपका फोर्स F है तो F इसके बेस से h/2 हाइट पे एक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके बेस पे कितना मोमेंट एक्सर्ट करेगा ये, तो F इंटू h/2। क्लियर है यहाँ पे? तो मोमेंट क्या यहाँ पर लग रहा है, इसके बेस पे F इंटू h/2। ठीक है, तो अब इसके बेस पे मोमेंट लग रहा है तो मोमेंट के कारण कुछ बेंडिंग स्ट्रेस भी क्रिएट होगा। ठीक है, तो एक तो था डायरेक्ट स्ट्रेस जो इसके सेल्फ वेट के कारण था, डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया वेट बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया,
और बेंडिंग स्ट्रेस भी क्रिएट हो रहा है इस मोमेंट के कारण। तो बेंडिंग स्ट्रेस का एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, My/I। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कंबाइंड स्ट्रेस अगर इसके बेस पे हम देखें तो कंबाइंड स्ट्रेस इसके बेस पे क्या हो जाएगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, जो कि प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम कंबाइंड स्ट्रेस प्लस में आ जाएगा और मिनिमम कंबाइंड स्ट्रेस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कि चिमनी में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब आते हैं हम इसके एक्सप्रेशन देखने। सपोज यहाँ पर एक चिमनी है, इस चिमनी में इसका W सेल्फ वेट है और इसके हाइट H है। विंड प्रेशर आपको लग रहा है, ठीक है, विंड प्रेशर लग रहा है, इसका मान लेते हैं कि P क्रॉस सेक्शन ए है। इसका मान लेते हैं कि P आपका क्रॉस सेक्शन है, ये ठीक है। तो विंड प्रेशर मान लेते हैं कि P है और इसका सेल्फ वेट W है। तो अब इसमें क्या होगा कि सपोज कि यहाँ पर हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मान रहे हैं, आप कुछ भी लेके चलिए, रेक्टेंगुलर चलिए या सर्कुलर चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका स्ट्रेस क्या लगेगा, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस लगेगा। सबसे पहले हम कंबाइंड स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी। अब इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस क्या निकलेगा, तो डायरेक्ट स्ट्रेस इसका सेल्फ वेट यानी W बाई एरिया, इसका हम इस बेस का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये हो गया आपको डायरेक्ट स्ट्रेस। अब हम आते हैं सिग्मा बी निकालने में। तो सिग्मा बी के लिए आपको क्या चाहिए, सिग्मा बी इज इक्वल टू My/I मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट अगर इसका जो विंड प्रेशर है P है और ये जो इसका रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ पर इसके मिड पे F लग रहा है, ठीक है। तो F यानी H/2 हाइट पे लगेगा, तो क्या हो जाएगा मोमेंट, F इंटू H/2, ठीक है, F इंटू H/2। अब ये F हम कैसे निकालेंगे, विंड फोर्स, जो फोर्स ड्यू टू विंड प्रेशर, वो कैसे निकालेंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, इसका विंड प्रेशर जिस सरफेस पे लग रहा है वो प्रेशर इनटू इस सरफेस का एरिया। जैसे ये स्ट्रक्चर अगर है, अगर ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो ये क्या हो रहा है, सिलेंड्रिकल एक तरह से बनेगा। ये सर्कुलर अगर रहेगा तो सिलेंड्रिकल बनेगा, ठीक है। तो इसके इस सरफेस पे, ये सरफेस एक्सपोजिंग पार्ट है इसका, विंड प्रेशर से एक्सपोजिंग पार्ट क्या है, ये सरफेस है। तो इस सरफेस का यानी प्रोजेक्टेड एरिया, ये प्रोजेक्टेड एरिया हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू विंड प्रेशर इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द चिमनी, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया यानी कि ये एरिया एक्सपोज्ड टू विंड प्रेशर। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, अगर यहाँ पर मान लीजिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता तो क्या होता, रेक्टेंगुलर अगर रहेगा तो इसका, अगर हम रेक्टेंगुलर रहा तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसे हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ हम यहाँ बनाते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये एक तरह से क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल शेप का जाएगा। तो इसका जो ये जो सरफेस है ये कंप्लीटली एक्सपोज्ड टू विंड होगा, कंप्लीटली एक्सपोज होगा, यानी ये थ्रू आउट द हाइट जो जा रहा है इसका ये सरफेस, इसमें थ्रू आउट द विंड प्रेशर लग रहा है, ठीक है। जैसे सर्कुलर में आप क्या देख रहे हैं कि सर्कुलर में एक पर्टिकुलर एरिया आपका विंड प्रेशर लगता है, बाकी आपका क्या हो रहा है, ये बाकी इधर यहाँ इस तरीके से जा रहा है। तो अगर इसका प्रोजेक्टेड एरिया हम इस कंडीशन में लें, रेक्टेंगुलर के केस में लें, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, इसका विड्थ इनटू हाइट ऑफ द चिमनी, यानी ये जो आपका आउट ऑफ द प्लेन का जो विड्थ है, आउट ऑफ द प्लेन अगर जो विड्थ आएगा वो विड्थ इनटू इसका हाइट,
ये क्या हो गया, इसका एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द चिमनी। प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द चिमनी क्या हो गया, इसका आउट ऑफ द प्लेन का विड्थ जो होगा, यानी ये विड्थ जो हो गया, और इसका हाइट। तो यानी ये अगर मान लेते हैं b है तो क्या हो जाएगा, b इंटू एच। ये हो गया एरिया ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द चिमनी व्हेन द क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर। अगर वही आपका सर्कुलर हो गया तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है इसका, सपोज कि ये आपका डायमीटर कैपिटल D डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया, D इंटू एच। ये h हो गया और इसका डायमीटर D। तो ये चूँकि थ्रू आउट द आपका क्या है, एक्सपोज नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ कॉफिशिएंट आ जाता है, दैट इज द कॉफिशिएंट ऑफ विंड, दैट इज द ये हो गया आपका कॉफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस, के आपका हो गया कॉफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक तरह से आपको जो एरिया है, आपको एक तरह से जो फोर्स है, ये फोर्स विंड फोर्स, ये हम लिख देंगे कि K इंटू पी इंटू ए पी। विंड फोर्स इज द K इंटू पी इंटू ए पी, वेयर K इज ऑलवेज क्या हो गया, K इज इक्वल टू 1 फॉर रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर में क्या है, उसका सरफेस थ्रू, उसका जो ये सरफेस है ये थ्रू आउट द पूरा सरफेस ही एक्सपोजिंग में जाता है, एक्सपोज टू विंड में जाता है, इसलिए K का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। और 2/3 फॉर सर्कुलर के केस में इसका K का वैल्यू 2/3 हो जाता है। ठीक है, P इज द विंड प्रेशर और AP इज द प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया AP जो होगा वो आपका क्या होगा, सर्कुलर के लिए अगर देखें तो सर्कुलर के लिए D इंटू एच सर्कुलर के लिए, और आपका ये रेक्टेंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, तो B इंटू एच रेक्टेंगुलर के लिए। ठीक है, तो ये था आपका कि आपको फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू K इंटू पी इंटू ए पी, K इंटू पी इंटू ए पी। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू K इंटू पी इंटू ए पी, वेयर K इज इक्वल टू 1 फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और 2/3 फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। P is the wind pressure and AP is the projected area of the chimney। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एरिया मतलब कि जो सरफेस विंड से एक्सपोज है, ठीक है, एक्सपोजिंग में है। तो ये था आपका फोर्स निकल गया। अब फोर्स निकल गया तो फोर्स इंटू h/2 आपका मोमेंट है। अब मोमेंट निकल गया तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि ये मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है। सो सेम जिस एक्सिस के अबाउट होगा उसी एक्सिस से आपका डिस्टेंस y हो जाएगा और उसी एक्सिस के अबाउट भी i हो जाएगा। तो ये अगर देखें तो ये किस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसके अबाउट लेना है हमें, तो यहाँ ये कौन सा एक्सिस पे जा रहा है, ये यहाँ से ये f इससे h/2 डिस्टेंस पे है, तो इस तरीके से ये मूव करेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके जो आउट ऑफ द एक्सिस हैं, आउट ऑफ द प्लेन जो एक्सिस है उस एक्सिस के से क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी इसी z एक्सिस जो हम ये अगर मान लेते हैं आउट ऑफ द प्लेन जो एक्सिस है उसी एक्सिस के अबाउट यहाँ पर मोमेंट हो रहा है। तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, तो ये एक्सिस यहाँ पर ये एक्सिस हो गया इसका। ठीक है, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, ये हम इसका क्रॉस सेक्शन जो है, इसका क्रॉस सेक्शन ही तो यहाँ पर ले रहे हैं ना, तो इसका वर्टिकल एक्सिस ये होगा, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन का वर्टिकल एक्सिस क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन का वर्टिकल एक्सिस हो गया इसका आउट ऑफ द प्लेन का एक्सिस। तो ये हो गया आपको इस एक्सिस जिसके अबाउट हम
ले रहे हैं मोमेंट, यानी इसके वर्टिकल एक्सिस, ये क्रॉस सेक्शन के वर्टिकल एक्सिस के अबाउट यहाँ पर हम मोमेंट ले रहे हैं। तो इसी एक्सिस के अबाउट आई भी लेंगे और इसी एक्सिस से डिस्टेंस भी वाई लेंगे। सर्कुलर में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, चाहे आप इस एक्सिस के अबाउट लें चाहे इस एक्सिस के अबाउट लें, लेकिन रेक्टेंगुलर में आपको इफेक्ट करेगा कि आप इस एक्सिस के अबाउट लेंगे या इस एक्सिस के अबाउट लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, या आउट ऑफ द प्लेन एक्सिस के अबाउट यहाँ पर मोमेंट हो रहा है, ठीक है, मोमेंट हो रहा है आउट ऑफ द प्लेन एक्सिस के अबाउट। तो आउट ऑफ द प्लेन एक्सिस यानी ये एक्सिस के अबाउट आई लेंगे और इसी एक्सिस से वाई डिस्टेंस भी लेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको सिग्मा बी जब वाई पता चल जाएगा, आई क्या है इसमें, आई सिंपल यहाँ पर अगर सर्कुलर रहा तो आई इज इक्वल टू पाई डी, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डी 4/64 सर्कुलर के लिए। अगर वही रेक्टेंगुलर रहा तो रेक्टेंगुलर में अगर इसका आपका डायमेंशन b है, अगर रेक्टेंगुलर में इसका डायमेंशन आपका अगर b रहेगा, ठीक है, तो b रहेगा और इसका डायमेंशन मान लीजिए सपोज कुछ d रहेगा, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट लेना है। इसका डायमेंशन अगर हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन अगर d रहेगा तो आपको इस एक्सिस के अबाउट लेना है i, यानी b इंटू d³/12, ठीक है। तो यानी कि वही रेक्टेंगुलर सेम प्रोसेस आपका जैसा उसमें हम देखे थे कि कॉलम में देखे थे कि रेक्टेंगुलर रहा तो इस एक्सिस के अबाउट जो हम निकाल रहे थे my/i, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस और ये हो गया आपका सिग्मा डी डायरेक्ट स्ट्रेस। तो अब यहाँ पर कंबाइंड स्ट्रेस इससे निकल जाएगा, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, और मिनिमम क्या हो जाएगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। तो ठीक है, ये था आपका कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल में आते हैं जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस एट द बेस ऑफ अ सर्कुलर hollow circular chimney of height 20 meter with external dia 4 and internal dia 2 और विंड प्रेशर, चिमनी सब्जेक्टेड टू अ विंड प्रेशर कितना है 1 किलो न्यूटन। यानी क्या क्या डेटा दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो क्या है, P आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है। स्पेसिफिक वेट मतलब क्या हो गया आपको, रो जी, स्पेसिफिक वेट वो क्या दिया हुआ है, मटेरियल ऑफ चिमनी का मटेरियल का स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल डाया और इंटरनल डाया दिया हुआ है, यानी D इज इक्वल टू 4 मीटर और D इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। और आपको और हाइट, हाँ, हाइट ऑफ द चिमनी आपको दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सबसे पहला काम है हमारा कि सिग्मा डी निकालना। सिग्मा डी यानी कि सेल्फ वेट बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेल्फ वेट इसका W क्या हो जाएगा, सेल्फ वेट वो क्या हो गया, कैपिटल W इज़ द सेल्फ वेट और स्मॉलर w इज़ द स्पेसिफिक वेट। तो क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट, ये सेल्फ वेट क्या हो गया, रो जी इंटू भी यानी वॉल्यूम। तो रो जी क्या है, स्पेसिफिक वेट इंटू पर मीटर क्यूब है ना, तो यानी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, तो इंटू वॉल्यूम ऑफ द चिमनी। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द चिमनी क्या हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, यानी ये क्या हो गया, W इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट ऑफ द चिमनी, यानी WAH। ये हो गया आपको सेल्फ वेट ऑफ द चिमनी, ठीक है। तो अब सिग्मा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WAH बाई A। तो ये क्या हो गया, W इंटू H। ये आ गया आपको सिग्मा डी यानी डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 22 इंटू 10 की पावर 3 इंटू हाइट यानी 20, तो ये आ जा रहा है आपको 44 इंटू 10 की पावर 3, 44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी एक तरह से ये कितना आ जा रहा है, 440 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा डी का वैल्यू आ गया आपको 440 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सिग्मा बी का वैल्यू निकालना है। तो
तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होता है एम वाई बाई आई। तो अब सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई बाई आई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आई और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई डी 4 बाई 64, पाई डी 4 बाई 64। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है आपको, सॉरी पाई डी 4 नहीं, ये हॉलो है ना, तो पाई बाई 64 इंटू डी 4 माइनस डी 4। तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 64 इंटू 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है आपको 11.775, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मीटर 4। ठीक है, तो ये आ गया आपको आई का वैल्यू। अब वाई का वैल्यू अगर देखें तो वाई इज इक्वल टू डी बाई 2 यानी डी बाई 2 यानी 2 मीटर। ठीक है, कैपिटल डी बाई 2 मीटर हो गया वाई का वैल्यू। ठीक है, अब ये आपका आई का निकल गया, वाई का निकल गया। अब हम एम का निकालते हैं। तो एम इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एम इज इक्वल टू एक मिनट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि m क्या है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ पर क्या सिग्मा b का में y निकल गया, I निकल गया, तो अब m निकालना है। तो m इज इक्वल टू हो गया आपको F विंड फोर्स ड्यू टू विंड प्रेशर इंटू h बाई 2। तो F क्या है, F निकालते हैं आप। F इज इक्वल टू क्या होता है K कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस इंटू P इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर K यहाँ चूँकि क्या है सर्कुलर है, सर्कुलर चिमनी है, तो इसलिए K का वैल्यू क्या हो गया 2/3। अगर यहीं पे रेक्टेंगुलर होता तो K का वैल्यू आ जाता 1 इंटू P, P यानी प्रेशर इंटेंसिटी, तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको न्यूटन में चेंज कर देते हैं, यानी 1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया यानी कि डी, सर्कुलर के केस में क्या ले लेते हैं D इंटू एच, कैपिटल डाया D इंटू एच, यानी एक्सटर्नल डाया इंटू एच। एक्सटर्नल डाया क्या है 4 इंटू एच क्या है 20। तो ये हो गया आपको फोर्स का वैल्यू। क्या आ गया ये फोर्स का वैल्यू, तो फोर्स का वैल्यू आ गया आपको 160/3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया आपको फोर्स का वैल्यू 160/3 इंटू 10 की पावर 3। तो अब मोमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से मोमेंट आ जाएगा तो 160/3 इंटू h/2 यानी 20/2 यानी 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू h/2 यानी 10। ठीक है, तो यानी मोमेंट का वैल्यू आपको क्या आ गया, मोमेंट का वैल्यू आ गया आपको 160/3 इंटू 10 की पावर 4। ये आ गया आपको मोमेंट का वैल्यू। ठीक है, अब मोमेंट का वैल्यू आ गया, तो अब सिग्मा बी का वैल्यू हम निकालते हैं। मोमेंट भी आ गया, आई भी आ गया और वाई भी आ गया, तो अब सिग्मा बी का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा सिग्मा बी इज इक्वल टू m यानी 160/3 इंटू 10 की पावर 4 y यानी 2 बाई आई यानी 11.775। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू आ जा रहा है आपको 90.59 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप लोग फाइंड आउट करके देखिएगा, तो ये आ जाता है 90.59 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा डी का वैल्यू क्या था आपको, सिग्मा डी का वैल्यू था 440 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सिग्मा बी का आ गया 90.59। तो सिग्मा आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस एट द बेस। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस यानी सिग्मा मैक्सिमम आपका हो गया सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी और सिग्मा मिनिमम आपका क्या आ गया सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। ठीक है, तो इससे आपको आ जा रहा है सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू आ जा रहा है आपको, आप निकाल देंगे 440 प्लस 90.59 यानी ये हो जा रहा है एक मिनट, ये हो जा रहा है आपको
ठीक है। तो सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू आपको हो जा रहा है 530.59 सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी यानी 440 प्लस 90.59, ठीक है। तो ये हो गया। और सिग्मा मिनिमम का वैल्यू आ जा रहा है आपको 349.41 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी दोनों पॉजिटिव में आ रहा है। यानी दोनों पॉजिटिव का क्या मतलब है कि दोनों आपका कंप्रेसिव एक्ट कर रहा है, यानी सिग्मा मैक्सिमम भी कंप्रेसिव है, सिग्मा मिनिमम भी कंप्रेसिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा इसमें क्या एक समरी क्या निकला कि हम क्या क्या निकालेंगे, सिग्मा डी और सिग्मा बी। तो सिग्मा डी के लिए इसका सेल्फ वेट होता है, सेल्फ वेट यानी W सेल्फ वेट बाई एरिया, ये हो गया आपको सिग्मा डी का वैल्यू। और सिग्मा बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो my/i के लिए m निकालना होगा सबसे पहले। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, तो F इंटू h/2। तो F यानी यहाँ पर क्या है, फोर्स ड्यू टू विंड प्रेशर। तो फोर्स ड्यू टू विंड प्रेशर क्या होता है, KP इंटू AP, यानी K विंड रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट, P प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर इंटेंसिटी, और AP प्रोजेक्टेड एरिया। याद रखिएगा ये AP जो है वो प्रोजेक्टेड एरिया है, नॉट इट इज़ नॉट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आपका, इस तरीके से हम यहाँ पर चिमनी में फाइंड आउट कर सकते हैं कंबाइंड स्ट्रेस, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लेक्चर्स होंगे।